हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में। हम आशा करते हैं कि दोस्तों आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि सीटेट एग्जाम जो है 21 जनवरी को प्रस्तावित है, तो बहुत कम समय बचा हुआ है। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों इस समय आपके लिए आप डेली एक मॉक टेस्ट लगाइए। अगर आप डेली एक मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और उसके साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डेली आपको एक मॉक टेस्ट लगाना अभी से, जो भी आपके पास समय बचा हुआ है। आज की क्लास में हम आपको एक हिंदी का मॉक टेस्ट कराएंगे दोस्तों, और ये मॉक टेस्ट दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये मॉक टेस्ट बताएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। और यह जो मॉक टेस्ट होगा दोस्तों वो जो है पेपर 2 के लिए है, स्पेशली पेपर 2 के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट होगा जो क्लास 6 to 8 के लिए है। तो इस मॉक टेस्ट को आप लोग दीजिए और अपना सेल्फ असेसमेंट यानी स्वयं मूल्यांकन जरूर करिए कि आपका कितना स्कोर हो पा रहा है, यानी आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। प्रश्नों को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि मॉक टेस्ट आपको कैसे देना है। तो जब भी आप इस क्लास को देख पा रहे हैं, आप अपने साथ एक पेपर और एक पेन लेकर के अवश्य बैठ जाइए और हमारे साथ इन प्रश्नों को पढ़िए और ऑप्शंस को भी पढ़िए और देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। हम आपको आंसर एटलीस्ट बताएंगे ही। अगर आप मिलाएंगे, अगर जैसे पहला आपका सही हो गया तो पहले को टिक कर लीजिए अपने पेपर में, दूसरा आपका गलत है दूसरे को क्रॉस कर लीजिए, तीसरा आपका सही हो जाए तीसरे को टिक कर लीजिए। तो ऐसे ही दोस्तों जो हिंदी की आज की क्लास के 30 प्रश्न हैं, आप अपना मूल्यांकन कर पाएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 91 से लेकर के 99 तक गद्यांश पे आधारित है। तो गद्यांश को आपको पढ़ना है और इस पे आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले इस गद्यांश, जब भी आपसे पैराग्राफ पूछा जाए दोस्तों तो उसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना और समझना भी है। अगर समझ गए तो ये 7 से 8 नंबर आप आसानी से सही कर ले जाएंगे। अदरवाइज गलत होने की संभावना पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, देखने में तो लगता है आसान है बट गलती दोस्तों हो जाती है वहां पे। तो जैसे इन गद्यांश को हम लोग पढ़ेंगे, इसको बहुत ही ध्यान से हमारे साथ पढ़िए। बाड़ी एक अनमोल वरदान है, कोयल अपनी मीठी बाड़ी से सबका मन हर लेती है, जबकि कौवे की काव काव किसी को अच्छी नहीं लगती। बाड़ी के बिना सब कुछ सुना है, मीठी बाड़ी का प्रभाव बहुत व्यापक होता है, मीठी बाड़ी से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मधुर बोलने वालों का समाज में बहुत आदर होता है, मधुर भाषी के मुख से निकला एक एक शब्द सुनने वाले के मन को लुभाता है। कितनी अच्छी लाइन लिखी गई है दोस्तों। उसके संपर्क में आने वाला व्यक्ति उसके वश में हो जाता है। आगे चलते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पे दिया गया है, मीठी बाड़ी केवल सुनने वाले को ही आनंदित नहीं करती, वरन बोलने वाले को भी आनंद पहुंचाती है। तुलसी ने कहा है, मीठी वचन तय सुख उपजत चहूं, और यानी कि अर्थात मृदुभाषी समाज में सद्भावना का प्रसार करता है। कटु भाषा बोलने वाले को अनेक प्रकार की हानियां उठानी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति के लिए ही कहा गया है, सद्भावना खीरे का मुंह काट के मलियत नौन लगाए, रहीमन कड़वे मुखन को चाहियत यही सजाए। कटु भाषा का प्रयोग काम को बिगाड़ देता है, जहां मधुर बाड़ी अमृत है वहीं कटु बाड़ी विष है। कहा भी गया है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। बहुत ही अच्छा गद्यांश है दोस्तों, इससे हम लोगों को कुछ सीखना चाहिए अपने जीवन में। तो गद्यांश हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब इस पे आधारित प्रश्नों को हम लोग पढ़ते हैं। तो इन प्रश्नों को पढ़िए, लेकिन हमसे पहले आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। जैसे पूछा गया है कि कोयल और कौवे में अंतर का आधार है। क्या कोयल और कौवे में अंतर का आधार क्या है? देखिए, आपको पैसेज के आधार पे जो ऊपर गद्यांश दिया गया इसके आधार पे उत्तर देना है, उसको ध्यान में रख करके आपको देना है। क्या रंग है या बाड़ी है या व्यवहार या कर्म है? आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। कोयल और कौवे में अंतर का आधार है। अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि कोयल जो है आपकी मधुर भाषा मधुर वाणी का प्रयोग करती है, जबकि कौवा जो है कटु भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी कटु बाड़ी का प्रयोग करते हैं। तो ये बाड़ी शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा।
आप लोग देखते चलिए कि ये प्रत्येक प्रश्न आपके सही हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। ये 91 नंबर का प्रश्न सही हुआ कि नहीं हुआ। अगला प्रश्न ये रहा 92 नंबर का कि सभी कार्य मीठी बाणी से हो जाते हैं। जो सभी कार्य हमारे जीवन में मीठी बाणी से हो जाते हैं, क्या सफल हो जाते हैं या असफल हो जाते हैं या प्रभावहीन हो जाते हैं या अनमोल हो जाते हैं। ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। सफल हो जाते हैं, असफल, प्रभावहीन या अनमोल। आप लोग आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो सभी कार्य मीठी बाणी से सफल हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 93 नंबर का, मृदु बोलने वाले से समाज में बढ़ती है। यानी कि मृदु बोलने वाले से समाज में बढ़ती है क्या दुर्भावना, भय, सद्भावना या अनेकता। यानी कि अगर आप समाज में, सोसाइटी में मृदु भाषा बोल रहे हैं तो बढ़ती है क्या, दुर्भावना बढ़ती है या भय या सद्भावना या अनेकता। आप लोग आंसर जल्दी से सिलेक्ट कर लीजिए कौन सा सही होगा। तो इसका जो है कि आंसर सी वाला सही हो जाएगा, सद्भावना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 94 नंबर का प्रश्न है, रहीम ने कड़वे वचन बोलने वाले को क्या सजा देने की सलाह दी है। यानी कि रहीम ने कड़वे वचन बोलने वाले को क्या सजा देने की सलाह दी है। खीरे की तरह सिर काट कर नमक लगाना, मुंह काट कर खीरा बनाना, प्यार से समझाना या कड़वी बाड़ी का विष पिलाना। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसा कि आप गद्यांश पढ़ रहे हैं तो वहां पे स्पष्ट तौर पे लिखा था, जैसे आप लोग देख लीजिए यहाँ पे स्पष्ट तौर पे लिखा है कि यहाँ पे देखिए, खीरे का मुंह काट के मलियत नौन लगा है, स्पष्ट तौर से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर देखा जाए तो पहला वाला ही हो जाएगा हमारा, ए वाला, खीरे की तरह सिर काटकर नमक लगाना। 94 का ए वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 95 नंबर का प्रश्न है, 95 नंबर का, कि मधुर वचनों और कटु वचनों की समता दी गई है। औषधि या तीर, औषधि या नमक की तरह, या नमक कौवा या कौवा कोयल। यानी मधुर वचन और कटु वचन की जो समता है किसके माध्यम से बताई गई है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी वाला ही सही हो जाएगा, कौवा और कोयल। अगला प्रश्न है 96 नंबर का, मीठी बाणी बोलने वाले का समाज में अनादर होता है, कष्टप्रद जीवन होता है, आदर होता है या बहिष्कार होता है। आप लोग आंसर जल्दी से सिलेक्ट कर लीजिए कौन सा सही होगा। मीठी बाणी बोलने वालों का समाज में, ये सब कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, ठीक है। बस आप एक बार पैसेज को पढ़िए और उसको ध्यान में रखिए और उस पर आधारित प्रश्नों का आंसर आप सटीक आंसर दे सकते हैं। अगर देखा जाए तो सी वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है, आदर होता है। अगला प्रश्न हमारा है 97 नंबर का प्रश्न है, व्यापक का अर्थ है अच्छा, बहुत अच्छा, विस्तृत, समृद्ध। आप लोग आंसर जल्दी से सिलेक्ट कर लिए कौन सा सही होगा। व्यापक का अर्थ है अच्छा, बहुत अच्छा, विस्तृत, समृद्ध। तो व्यापक का अर्थ होता है विस्तृत। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न है, मधुर का विलोम शब्द गद्यांश में आया है। मधुर का विलोम शब्द गद्यांश में है, यानी गद्यांश के आधार पे ही इसका विलोम आपको बताना है। मीठी, कटु, मृदु या अनमोल। तो मधुर का विलोम जस्ट अपोजिट कटु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 99 नंबर का, कि अमृत का समानार्थी शब्द नहीं होगा। अमृत का समानार्थी यानी जस्ट लाइक अ पर्यायवाची, अमीय बिल्कुल होगा आपका, सोमरस ये भी आपका बिल्कुल होगा, पीयूष ये भी होगा, हलाहल नहीं होगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन है डी वाला हो जाएगा, 99 का डी हो जाएगा। ये तो दोस्तों आपका प्रश्न रहा आपका गद्यांश पे आधारित, जो कि 91 से लेकर के आपका 99 तक था। अब यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ है आपका काव्यांश है। अब एक काव्यांश है, इस पे भी आधारित प्रश्न बनेंगे। हमने आपको बताया ना 15 प्रश्न आपके जो है पैराग्राफ से बनेंगे, यानी गद्यांश प्लस काव्यांश में 15 प्रश्न और 15 प्रश्न आपके शिक्षण से रहेंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है हमारा काव्यांश।
यहाँ पे इंस्ट्रक्शन निर्देश दिया हुआ है जो प्रश्न संख्या 100 से लेके 105 तक इसी पे आधारित रहेंगे। काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्न का उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ना है। और ये चूंकि दोस्तों कविता होती है तो इसके कॉन्सेप्ट को, इसके भाव को आपको समझना होता है। जैसे देखिए दिया है, वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, है रुकी जहां भी धार शिलाओं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो, चढ़ तुम शैल शिखरों पर सोम पियो रे, योगियों नहीं विजयों के सदृश जियो रे, छोड़े मत अपनी आन सिस कट जाए, मत झुको अनय पर भले व्योम फट जाए, दो बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक ही बार मरता है। बहुत ही अच्छी काव्यांश है दोस्तों, अच्छा काव्यांश है। नत हुए बिना जो अशनि घात सहती है, स्वाधीन जगत में वही जाति रहती है। तो ये आपका पूरा एक काव्यांश था जिसको आपको पढ़ना है और इसके आधार पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। ये आपका प्रश्न है दोस्तों, 100 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि कवि किसे छोड़ने की बात कर रहा है, मोह माया को, वैराग्य को, सांसारिक सुख को या बाहों की शक्ति को। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। कवि किसे छोड़ने की बात कर रहा है। देखिए जब आप इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए खुद ही लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए वैराग्य छोड़, यानी वैराग्य क्यों छोड़ने की बात कर रहे हैं कवि, पोएट। तो ये स्पष्ट तरीके से आप अगर पढ़ेंगे इसको तो आपको आंसर मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, कवि वैराग्य को छोड़ने की बात कर रहा है। 101 नंबर का प्रश्न है, कवि किसके समान जीने को कहता है। कवि किसके समान जीने को कहता है। पहला वाला ऑप्शन है योगियों के समान, भोगियों के समान, विजय व्यक्ति के समान, राजाओं के समान। ये कॉमन सेंस का प्रश्न है, कर ही ले जाएंगे आप लोग। जो विजयी व्यक्ति के समान जो है कवि जीने को कहता है। अगला प्रश्न हमारा है 102 नंबर का प्रश्न है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। भले व्योम फट जाए का अर्थ है कितनी ही मुसीबत आ जाए, आसमान दो टुकड़े में बट जाए, ये तो होगा ही नहीं। खूब लड़ाई हो जाए, ये भी नहीं होगा। मूसलाधार वर्षा हो जाए, ये भी नहीं होगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन है ए वाला हो जाएगा, कितनी ही मुसीबत आ जाए। अगला प्रश्न है 103 नंबर का, जो बिना झुकी मुसीबतों का सामना करते हैं वे किसका उपभोग करते हैं, सुखों का, दुखों का, स्वतंत्रता का, परतंत्रता का। आप लोग बताइएगा, जो बिना झुके मुसीबतों का सामना करते हैं वे किसका उपभोग करते हैं। तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा स्वतंत्रता का। स्पष्ट तरीके से देखेंगे तो इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो इसका भाव सेंस आपको मिल जाएगा कहीं न कहीं। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पे 104 नंबर का प्रश्न है। पूछा गया है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि क्या प्रेरणा दे रहा है, यानी कि कवि जो है क्या प्रेरणा दे रहा है, मोटिवेशन क्या मिल रहा है इससे। जीवन की रक्षा करने की, आन बान की रक्षा की, धन संपत्ति की रक्षा करने की, समाज की रक्षा करने की। तो जो है कवि जो है हमें आन बान की रक्षा करने की प्रेरणा इससे हमें मिल रही है कवि के द्वारा। 105 नंबर का है, अनय का अर्थ नहीं होगा अमंगल, अन्याय, अनहित या शत्रु। तो अनय का अर्थ जो है शत्रु नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये आपके 15 प्रश्न दोस्तों पैराग्राफ पे थे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। ये जो प्रश्न है ये आपके शिक्षण से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 106 नंबर का प्रश्न है, इसको पढ़ते हैं। कक्षा 8 की अध्यापक भाषा शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों को व्याकरण और शब्द भंडार की अपनी संबद्धता के बारे में बताती है, वह किस विधि का अनुसरण कर रही है। देखिए दोस्तों, सीटेट के प्रश्नों को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़िए, ऑप्शंस को भी आपको पढ़ना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करना है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे समझ लीजिए आपने प्रश्न को गलत कर दिया। तो प्रश्न को 1 टाइम 2 टाइम, एक बार 2 बार नहीं 3 बार आप पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, ऑप्शंस को भी पढ़िए, उसके अंदर जो संबंधित वर्ड है, जो की वर्ड्स हैं, उनके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए, तभी आप सही कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, खुद ही यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, शब्द भंडार। तो शब्द भंडार क्या होता है, कोश ही कहा जाता है। तो पहला ही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कोश विषयक मॉडल, सीधी सी बात है।
अगला प्रश्न हमारा है 107 नंबर का कि मानवीय मस्तिष्क में भाषा अर्जन उपकरण पहले से ही मौजूद है जिसके माध्यम से परिवेश में मौजूद भाषाओं का अर्जन होता है। यह कथन किसके सिद्धांत से संबंधित है? देखिए, बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें जो संबंधित महत्वपूर्ण शब्द हैं उसको आप पकड़िए और उसको समझने का प्रयास करिए। मतलब प्रश्न कह क्या रहा है आपसे। जैसे यहाँ पे देखिए दिया है मानव मस्तिष्क में भाषा अर्जन, किसकी बात किया है? भाषा अर्जन। तो सीधी सी बात है, क्या इसको लेओ वाइगोस्की ने बताया है, जीन पियाजे ने, या नॉम चॉम्स्की ने? तो भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया? तो भाषा अर्जन जो है नॉम चॉम्स्की। सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी तरीके से आपको प्रश्नों को करना है। अगला प्रश्न चलते हैं, 108 नंबर का है। पूछा गया है भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण का आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए? यानी आप एक लैंग्वेज टीचर हैं और लैंग्वेज टीचर होने के नाते भाषा शिक्षण का आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए? व्याकरणिक ज्ञान का विकास, स्वनिम ज्ञान का विकास, या अकादमिक भाषा का विकास, या संप्रेषणात्मक दक्षता का विकास? कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइए। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संप्रेषणात्मक दक्षता का विकास होना चाहिए। यानी अगर आप एक लैंग्वेज टीचर हैं तो भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। कम्युनिकेटिव स्किल की बात की गई है यहाँ पे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 109 नंबर का प्रश्न है, क्रैसन के अनुसार कौन अधिक निवेश देखते एवं ग्रहण करते हैं, विश्वास के साथ अंतः क्रिया करते हैं, और जिन बच्चों को निवेश मिलता है उनके संबंध में अधिक ग्रहणशील होते हैं? यानी कि क्रैसन के अनुसार कौन अधिक निवेश देखते एवं ग्रहण करते हैं, विश्वास के साथ अंतः क्रिया करते हैं, और जिन बच्चों को निवेश मिलता है उनके संबंध में अधिक ग्रहणशील होते हैं? न्यून प्रभावात्मक फिल्टर, या मध्यम प्रभावात्मक फिल्टर, या उच्च प्रभावात्मक फिल्टर, या बहुत उच्च प्रभावात्मक फिल्टर? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइएगा। ए वाला ऑप्शन सही होगा, न्यून प्रभावात्मक फिल्टर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 110 नंबर का है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि दोस्तों सीटेट एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न बहुत ज्यादा बन रहे हैं, क्योंकि सीटेट अपना पैटर्न लगातार चेंज कर रहा है और इस टाइप के प्रश्न तो बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रश्न को पढ़ते ही नहीं अच्छे तरीके से। तो प्रश्न को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना है। देखिए, पूछा गया है कि भाषा के अंतःक्रिया सिद्धांत के बारे में विषम या असमान की पहचान करिए। विषम या असमान की पहचान करिए, यानी निगेटिव ऑप्शन की बात किया गया है। अर्थ अभिव्यक्ति के लिए भाषा संसाधन है, पहला है। दूसरा है भाषा विभिन्न संप्रेषणात्मक कार्यों की अभिव्यक्ति का साधन है। सी वाला तीसरा पॉइंट है भाषा अंतः वैयक्तिक और सामाजिक अंतः क्रिया का साधन है, और भाषा समाज में अस्थिर बनाने का साधन है। तो पूछा गया है कि इसमें से कौन सा विषम या असमान है? चारों में से कौन जो है विषम या असमान है? आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसके लिए आपके पास चार ऑप्शन है, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा और चौथा, दूसरा तीसरा और चौथा, पहला तीसरा और चौथा। आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अगर देखा जाए तीसरा को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे भाषा अंतः वैयक्तिक और सामाजिक अंतः क्रिया का साधन है, तो बाकी आपका पहला वाला, दूसरा और ये आपका चौथा अगर देखा जाए तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यही विषम या असमान है। ये बाकी ये तीसरा सबसे अलग है, बाकी ये तीन लोग आपस में समान है, पहला दूसरा और चौथा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आज की क्लास में जितने भी प्रश्न दोस्तों मॉक टेस्ट में हमने लिए हैं सभी महत्वपूर्ण है। पूछा गया कि सकारात्मक अंतर्निर्भरता, समूह रचना, व्यक्तिगत जवाबदेही और सामाजिक कौशल किसके आधारभूत तत्व हैं? समुदाय आधारित भाषा शिक्षण, कार्य आधारित भाषा शिक्षण, पाठ्य आधारित भाषा शिक्षण, या सहयोगात्मक शिक्षण? आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो देखा जाए तो बी वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, कार्य आधारित भाषा शिक्षण। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 112 नंबर का है। एक भाषा अध्यापक होने के नाते निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा अर्जन के लिए अधिक सही रूप में लागू होगा? एक भाषा अध्यापक होने के नाते निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा अर्जन के लिए अधिक सही रूप से लागू होगा?
पहला है सरल निवेश का प्रावधान, दूसरा है वाक्यगत संरचनाओं के अनुभव देना, तीसरा है मानक शब्द भंडार से परिचित कराना और चौथा है तनाव मुक्त परिवेश का सृजन। अगर आप एक भाषा अध्यापक हैं और भाषा अध्यापक लैंग्वेज टीचर के ना होने के नाते द्वितीय भाषा अर्जन के लिए अधिक सही रूप से लागू होगा, कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सबसे बेस्ट है। तनाव मुक्त परिवेश भी होना चाहिए, इन्वायरमेंट का सृजन होना चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 113 नंबर का। भाषा अध्यापक के नाते, लैंग्वेज टीचर होने के नाते आपको वस्तुनिष्ठता के साथ विद्यार्थियों का आकलन करना चाहिए, मीन्स असेसमेंट करना चाहिए। आपके लिए कौन सा सहायक है? आपके लिए कौन सा सहायक है? लिखित परीक्षाएं, निबंध लेखन, प्रदत्त कार्य, रूब्रिक। यानी कि इसमें देखिए बात ये की गई है कि अगर आप एक भाषा अध्यापक है, लैंग्वेज टीचर हैं, तो आपको वस्तुनिष्ठता के साथ विद्यार्थियों का आकलन करना चाहिए। आपके लिए कौन सा सहायक है? क्या लिखित परीक्षाएं लेना आपके लिए सहायक है, या प्रदत्त कार्य, निबंध लेखन, या रूब्रिक? तो रूब्रिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सबसे बेस्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 114 नंबर का प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एक अध्यापक एक ही समय पर सभी मानकों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों की समग्र गुणवत्ता का आकलन करना चाहता है। उस अध्यापक के लिए कौन सी रूब्रिक अधिक सहायक होंगे? यानी कि एक अध्यापक एक ही समय में सभी मानकों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों की समग्र गुणवत्ता का आकलन करना चाहता है। उस अध्यापक के लिए कौन से रूब्रिक अधिक सहायक होंगे? क्या विश्लेषणात्मक, या समग्रतावादी, या सामान्य, या विशिष्ट कार्य आधारित? कौन सा होगा इसमें से? आप लोग बताइएगा। ये हो जाएगा समग्रतावादी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये भी देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न अभी हम आपको बताया ना, ऊपर दिया गया था। इस टाइप के प्रश्न लगातार सीटेट बना रहा है। पूछा गया है कि समग्र भौतिक प्रक्रिया के बारे में कथनों को ध्यान में रखें। पहला है गत्यात्मक गतिविधि के साथ मौखिक अभ्यास से सफल प्रत्यास्मरण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। द्वितीय भाषा अर्जन बच्चे की प्रथम भाषा अर्जन के समानांतर प्रक्रिया है। अब यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, इस पॉइंट्स को आपको पढ़ना है और ऊपर प्रश्न बना है समग्र भौतिक प्रक्रिया के बारे में कथनों को ध्यान में रखें। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो देखा जाए तो दूसरा वाला आपका एक तरीके से नेगेटिव बात की गई है। जैसे देखिए कहा गया है कि द्वितीय भाषा अर्जन बच्चे की प्रथम भाषा अर्जन की समांतर प्रक्रिया, समांतर नहीं होती है, ये तो होगा ही नहीं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ए वाला ही सही हो जाएगा, पहला। यानी कि ए वाला आपका सही हो जाएगा। बाकी 2 नहीं सही है, 1 और 2 दोनों सही हो है ही नहीं, 1 और 2 दोनों गलत, ऐसा भी नहीं है। आगे चलते हैं। ये भी देखिए उसी टाइप का प्रश्न कहे ना कि बहुत ही अच्छे प्रश्न बन रहे हैं इस टाइम सीटेट में। पूछा गया है कि भाषा अध्यापक होने के नाते लैंग्वेज टीचर, जस्ट लाइक लैंग्वेज टीचर, भाषा शिक्षण अधिगम के बारे में आपका क्या मत है? यानी कि अगर आप एक भाषा अध्यापक हैं, एक लैंग्वेज टीचर है, तो भाषा शिक्षण अधिगम के बारे में आपका क्या मत है? पहला है भाषा अधिगम में बोधगम्य योग्यताएं उत्पादन कौशल से पहले आती हैं। दूसरा है श्रवण के द्वारा अर्जित कौशल दूसरे कौशलों में स्थानांतरित होते हैं। तीसरा है भाषा शिक्षण में अर्थ पर बल देना चाहिए, न कि नियमों पर। और चौथा है भाषा शिक्षण पर्यावरणीय प्रभावों से मुक्त होना चाहिए। ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको आपको समझना है, आंसर इसके बताने हैं, कौन सा आंसर इसका सही होगा। अगर देखा जाए तो भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण अधिगम के बारे में आपका क्या मत है? पहला है भाषा अधिगम में बोधगम्य योग्यताएं उत्पादन कौशल से पहले आते हैं, बिल्कुल सही, ये भी सही बात है। दूसरा वाला ऑप्शन है श्रवण के द्वारा अर्जित कौशल दूसरे कौशलों में स्थानांतरित होते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा है भाषा शिक्षण में अर्थ पर बल देना चाहिए, न कि नियमों पर, बिल्कुल। जब आप भाषा शिक्षण सिखा रहे हो तो आपको नियम पे थोड़ी ना बल देना है, आपको अर्थ पे, मीनिंग पे उसको समझाना आपको। तीसरा भी सही है, भाषा शिक्षण पर्यावरणीय प्रभावों से मुक्त होना चाहिए, बिल्कुल सही, ये भी है। तो पहला, तीसरा और चौथा किस ऑप्शन में है? तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, यही वाला आपका सही हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 117 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के लिए बोध और भौतिक क्रियाओं की प्रयोग पर बल देता है? परामर्श कोश, समग्र भौतिक प्रक्रिया, कार्य आधारित भाषा शिक्षण, या समुदाय आधारित भाषा शिक्षण?
कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रश्न को फिर से हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के लिए बोध और भौतिक क्रियाओं के प्रयोग पर बल देता है? परामर्श कोश, समग्र भौतिक प्रतिक्रियाएं, सी वाला है कार्य आधारित भाषा शिक्षण, डी है समुदाय आधारित भाषा शिक्षण। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा, समग्र भौतिक प्रतिक्रियाएं। इसके बाद का ये काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है, काफी रुचि वाला क्वेश्चन है, इसको बताना आप लोगों को। एक अध्यापक क्रिया का परिचय देने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित क्रियाएं करने के लिए कहती है। एक अध्यापक क्रिया का परिचय देने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित क्रियाएं करने के लिए कहती है। अपना हाथ धोकर आइए, अपना चेहरा धोकर के आइए, अपने बाल संवारिए। अध्यापक किसका अनुसरण कर रही है? परामर्श कोश, कार्य आधारित भाषा शिक्षण, विषय वस्तु आधारित भाषा शिक्षण, समग्र भौतिक प्रतिक्रियाएं। आप लोग बताइए कौन सा सही होगा? 118 का ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, समग्र भौतिक प्रतिक्रियाएं। आज की क्लास का सेकेंड लास्ट प्रश्न हमारा है 119 नंबर का कि एक अध्यापक विद्यार्थियों को अपने काम की योजना बनाने और साथ साथ आकलन करने के लिए प्रदत्त कार्य करने की शुरुआत में ही विभिन्न प्रकार के रूब्रिकों से परिचित करवाती हैं। उन रूब्रिकों की पहचान करें। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से आप लोग बताइएगा। अगर देखा जाए तो दोस्तों बी वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, समग्रता वाले रूब्रिकों। क्लास के अंतिम प्रश्न हमारा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कक्षा 8 में बेरोजगारी पर चर्चा चल रही है। सभी विद्यार्थी अच्छी तरीके से भाग ले रहे हैं। अध्यापिका विद्यार्थियों की सहभागिता का अवलोकन कर रही हैं और जब भी कोई विद्यार्थी अटकता है तो उसे संकेत देती हैं। वहां अध्यापिका क्या कर रही हैं? क्लास 8 में बेरोजगारी पर चर्चा डिस्कशन चल रहा है और सभी विद्यार्थी अच्छे तरीके से भाग ले रहे हैं। अध्यापिका विद्यार्थियों की सहभागिता का अवलोकन कर रही हैं और जब भी कोई विद्यार्थी अटकता है तो उसे संकेत देती हैं। वहां अध्यापिका क्या कर रही हैं? विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर रही हैं, विद्यार्थियों को प्रेरित कर रही हैं, विद्यार्थियों को किसी ओर ढाल रही हैं या विद्यार्थियों को मदद दे रही हैं। अगर देखा जाए तो ये विद्यार्थियों को दोस्तों मोटिवेटेड कर रही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर रही हैं।